अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हम अपना चैप्टर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स इसके जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। याद रखना ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से न्यूमेरिकल ज़रूर लगेगा। और ये न्यूमेरिकल्स आपको जो है वो जो आपका चैप्टर है उसके लास्ट में दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। एमसीक्यूज़ करेंगे तमाम, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशंस भी कराऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, CRQs, ERQs और डायग्राम्स, सारी चीज़ें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा भाई देखो, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो पूरे साल की फ़ीस 3000 है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, गेस्ट पेपर, नोट्स, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, लेक्चर्स और बहुत अच्छी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। अगर सिर्फ फिज़िक्स के नोट्स चाहिए तो उसकी फ़ीस 2000 है और सिर्फ गेस्ट पेपर चाहिए तमाम सब्जेक्ट के तो उसकी फ़ीस 200 है। अच्छा, नोट्स की फ़ीस जो है वो 200 रुपये है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो, अब सबसे पहले जो है वो MCQs करते हैं और उसके बाद जो मज़ीद फर्दर चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, याद रखना ये MCQs भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूरा चैप्टर ही ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तेज़ी में। सबसे पहले MCQs, उसके बाद फिर CRQs शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर हमारे जो है वो डेरिवेशंस और फिर न्यूमेरिकल आखिर में। अच्छा, MCQs में जस्ट मैं ABC लगा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला MCQs आपके सामने बराबर में चल रहा है, उसे देखो। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मैं ज़रा यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखो, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर आपके पास था इलेक्ट्रिक करंट जो कि अपवर्ड था। तो आपको पता है अपवर्ड इलेक्ट्रिक करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से होगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले टॉपिक में ही मिला था। तो इलेक्ट्रिक करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास हो जाएगी रिवर्स, जो कि है आपके पास B। सही है, B आपका सही है। पूरा पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों का फिर टाइम भी सेफ हो जाएगा कुछ। अच्छा, आगे कहते हैं द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए जो है वो मिल रही होती है। तो भाई देखो, वैसे तो बहुत सारी जगह पे होती है, लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं आपने उसमें से पहचानना है। तो देखो भाई, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ट्रेन चलाने का आगे कहा जा रहा है और कुछ जगह तो ये चल भी रही है। तो आप इसको लिख के सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसका आपके पास B सही है। अच्छा, अब 3 करते हैं। द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है, आपको याद होगा कि जब कोई आपके पास जो है वो कंडक्टर जो है वो अगर आपने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला ये आता है BIL और साइन थीटा भी आता है। अब एंगल यहाँ पर हमने 90 लिखा हुआ है तो इसीलिए ये साइन थीटा नहीं लगाया गया, ये वन आ जाएगा। द इक्वेशन B इज इक्वल टू F इज इक्वल टू BIL कैन ओनली बी यूज, ये सिर्फ यूज़ की जा सकती है इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करना चाहते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ ऑफ कंडक्टर इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का बनना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फिर लेंथ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सही है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसका सही जवाब है A। ठीक, फॉर्मूले में देखो ये साइन भी इसी चीज़ को बता रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करके लिख दूँ तो ये इस तरह हो जाता है ना, I इज़ इक्वल टू L क्रॉस B, या ठीक है L क्रॉस B, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। चौथा MCQs आपके पास देख लो कि चौथा MCQs आपके पास क्या है। इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर हम आगे भी अपने लिख सकें। चौथे MCQs में कहा जा रहा है द चार्ज ऑन, आपके पास जो है द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज डबल। देखो, आपके पास चार्ज जो है वो डबल हो गया है। आपके पास क्या हुआ, चार्ज जो है वो डबल हो गया, यानी Q था अब वो 2Q बन गया है। एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी जो है वो V ही है, वो चेंज नहीं हुई।
द सेम, हाउ देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा आपने ये बताना है। देखो सबसे पहले तो जब आपका कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसकी फोर्स का फॉर्मूला अलग है। वो क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही पढ़ा था हमने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, यही पढ़ा था। अब देखो एंगल यहाँ पे 90 रख लो, तो ये आपका हो गया क्यू वी बी। अब देखो यहाँ पर अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया है, देखो चार्ज आपका डबल हो गया, तो चार्ज के डबल होने से आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि फोर्स डबल हो गई, ये फोर्स है ना, तो फोर्स डबल हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ देन द मैग्नेटिक फोर्स डबल। अब डबल किस में लिखा हुआ है देख लो, डबल लिखा हुआ है ए में, तो ये आपका ए हो गया। अच्छा अब करते हैं 5वां MCQs। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं ये आप अपने पास नोट डाउन कर लेना, अगर बाद में कभी समझना है तो आपको पता हो कि ये हुआ कैसे था। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, आपको पता है सोलिनॉइड होता है और सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है आपके पास, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय, आपको जो आपका सोलिनॉइड है ना उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या कर सकते हो ये आप बताओ। इंक्रीज नंबर ऑफ़ टर्न, नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ा सकते हो। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला आपका पास क्या था, फॉर्मूला आपके पास था म्यू एन आई अपॉन एल, यही फार्मूला था। आई होप आपको ये फार्मूला जो है वो याद हो। ये फार्मूला हमने सोलिनॉइड के अंदर जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। अच्छा तो अब आप अगर इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप चाहते हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो आपको म्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि तो वैसे तो कांस्टेंट है, ये नहीं बढ़ेगा। एन बढ़ाना पड़ेगा, आई बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स, आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ द करंट थ्रू द सोलिनॉइड, आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप बढ़ जाएगी पहले सिचुएशन में। तो ये ऑल ऑफ दिस सही लिखा हुआ है। इंसर्टिंग अ फेरोमैग्नेट कोर, तो ये जो कोर है आपको फेरोमैग्नेट का लेना पड़ेगा, तो इसका डी जो है वो आपका सही आ रहा, ठीक है, ABCD। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये आपका 6 हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलॉन्ग सोलिनॉइड्स, देखो हम ये बात पढ़ चुके हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के इनसाइड, देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आउटसाइड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनसाइड थी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या ली थी, यूनिफॉर्म ली थी। अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक सोलिनॉइड था, फिर सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में थी, यानी जो मिड में आ रही थी, वो कांस्टेंट हमने ली थी, तो बी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट से लिंक हैं, डायरेक्ट करना मुश्किल है अगर आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता। द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर अराइज ड्यू टू, अच्छा कह रहे हैं कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। अब देखो अगर ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के करीब करीब लगे हुए ना, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, क्योंकि देखो इसमें से करंट मूव कर रहा होगा, इसमें से भी करंट मूव कर रहा होगा, इसमें से भी, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों आपस में आके इंटरेक्ट करेंगी। तो इंटरेक्ट करने की वजह से एक दूसरे पे ये फोर्सेस वगैरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर राइज। तो फोर्स कब बढ़ेगी दो करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर आपके पास आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी देखो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से फोर्स आ रही होगी। अगर इन करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स के बढ़ने से इन दोनों के दरमियान की फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ए इसका सही है। आ जाओ 8वें करते हैं। टू मेजर अ हायर वोल्टेज, आपको एक हायर वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। आपके पास एक वोल्टेज है, उसको आपने मेजर करना है। व्हाट शुड यू डू विद द वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अभी आखिरी टॉपिक हमने इसी का पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है
उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, यानी जो रेजिस्टेंस होती है वोल्ट मीटर की, वो काफ़ी हाई होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंक्रीज़ इट, डिक्रीज़ इट। तो अगर आपको हाई वोल्ट का करंट मेजर करना है तो आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कम कर दोगे तो हाई वोल्ट का करंट मेजर नहीं होगा। तो इसका जवाब है आपका ए, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, मज़ीद और हाई वोल्टेज मेजर करने हैं तो करंट को मज़ीद रेजिस्टेंस को मज़ीद हाई करना पड़ेगा आपने। आ जाओ 90 पे आ जाओ। 90 लिखा हुआ है अ प्रोटॉन मूव्स। आपके पास एक प्रोटॉन है, आपने ये बात पढ़ी है, आपके पास चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो बेसिक आप स्टडी कर रहे होते हैं, वैसे और भी होते हैं। तो एक प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है। अब देखो इसको ऐसे ले लो, ये है आपका प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, मूव परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मूव कर रहा है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, या तो बोट के अंदर होगी या बोट के बाहर होगी, और इस तरह आपका जो प्रोटॉन है ये मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन आपका मूव कर रहा है परपेंडिकुलर। देखो अगर बोट के इनसाइड है तो भी परपेंडिकुलर है फील्ड, आउटसाइड है तो भी परपेंडिकुलर है फील्ड। सही है, बात समझ आ रही है ना। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन। अच्छा, जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपने ये बतानी है। तो देखो इसको आपने राइट हैंड रूल की मदद से निकाला था, आई होप आप लोगों को याद हो। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी, सही है। मतलब देखो ये जो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा ना, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो या आउटसाइड हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूँ है, आपकी तरफ है, तो ये यूँ मूव कर रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ जाए तो ये यूँ मूव कर रहा होगा, सही। तो परपेंडिकुलर बेसिक इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है। अब 10 कर लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पैरेलल। अब देखो मज़े की बात, देखो पैरेलल का मतलब क्या है, ये असल कॉन्सेप्ट है। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, तो ज़ीरो आपके पास जो है वो फोर्स होगी। कैसे, ज़रा देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी यूँ है नॉर्थ से साउथ, और इलेक्ट्रॉन भी यूँ मूव कर रहा है। देखो मैंने ऐसे नहीं बनाया, बोर्ड के अंदर नहीं बनाई और बोर्ड के बाहर नहीं बनाई, मैंने यूँ बनाई। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB sin थीटा। अब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो एंगल इक्वल टू 0, साइन 0 = 0, तो फोर्स 0 हो गई आपके पास। बात समझ आई। तो 0 होगा, सही है सी, 0 सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड। दोनों का सी आ गया। चलो मेजर कर लेते हैं, क्या सही क्या है गलत क्या है। BB AA, चलो भाई DB सही है, AA CC, बात ख़त्म, ठीक है। चलो अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ताकि आपको फिर ग्रुप में भी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मिलती रहें। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अब आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी अच्छी तरह से कर सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगा ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में रहूँगा, लेकिन एक्सप्लेन अच्छी तरह कर दूंगा, ताकि फिर आप बच्चों को ना बाद में ये ना हो कि सर ने क्या बात करी थी वो समझना है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। चलो CRQs क्या लें, और यही आपके CRQs जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद फिर एक एक करके फर्दर आगे मूव करेंगे। मैं इधर रहूँगा, बराबर में क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप समझना। चार्ज पार्टिकल आर फायर्ड इन वैक्यूम। चार्ज पार्टिकल को फायर किया जाता है वैक्यूम में। वैक्यूम यानी जहाँ पर कोई ना एयर हो ना कोई जो है वो गैस मौजूद हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, खाली हो, कोई पार्टिकल ना हो, उसे वैक्यूम कहोगे। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक वैक्यूम में फायर किया जा रहा है, और वैक्यूम कहाँ पर बना है, ट्यूब में बना है। हिट अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो ये फिर स्क्रीन करता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, मतलब ये हिट करता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। बेसिकली ये आपके पास जो चार्ज टू मास रेशो वाला एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी हम इसी तरह का काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं विल इट इज़ पॉसिबल टू नो वेदर द पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है कि हमें पता चल जाए कि जो आपके पास पार्टिकल है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जो वैक्यूम ट्यूब होती है ना आपके पास, जो चार्ज टू मास रेशो में आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आप प्रोटॉन भी यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन भी। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा
उसकी डिफ्लेक्शन अलग होगी, प्रोटॉन होगा उसकी डिफ्लेक्शन अलग होगी। तो हम डिफ्लेक्शन देख के पता चल जाएगा कि ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो यस पॉसिबल है, बिल्कुल आप पता कर सकते हो। और पता कैसे करोगे? डिफ्लेक्शन को देखकर कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। बात क्लैरिटी में आ गई। व्हाट इज़ अ सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या है ये आपने बताना है। एंड हाउ डज इट्स डिफर फ्रॉम अ सिंपल कॉइल ऑफ वायर? देखो वैसे तो बच्चे अक्सर सोलिनॉइड को एक कॉइल ऑफ वायर ही समझते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। जो आपका सोलिनॉइड होता है ना, इसका रेडियस और जो आपकी कॉइल होती है इसका रेडियस डिफरेंट होता है। दोनों के रेडियस में फ़र्क होता है। तो रेडियस में फ़र्क होने की वजह से सोलिनॉइड और कॉइल में डिफरेंस आ जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जो आपका सोलिनॉइड है इसका रेडियस कम होता है, कॉइल का रेडियस ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है सोलिनॉइड आर बेसिकली कॉइल ऑफ वायर, दीज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक और डिफरेंस ये भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। बाकी यही चीज़ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अपना तीसरा करते हैं। तीसरा मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जब आप खुद भी इन नोट्स से पढ़ो, ये नोट्स ही हैं बेसिकली जो आपके सामने चल रहे हैं हमारे लिखे हुए, तो जब आप खुद भी इसे पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर ने एक्सप्लेन कर दिया था इसे। कैन अ सोलिनॉइड जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी करंट? क्या सोलिनॉइड बगैर करंट के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है? फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको ये इसका फॉर्मूला है ना, म्यू एन आई अपॉन एल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इसका जो है आपके पास फॉर्मूला है। आप इसको जो है वो अपनी बुक से भी वेरीफाई कर सकते हो। मैं बुक का पेज नंबर बता देता हूँ ताकि अगर कोई बच्चा इसे वेरीफाई करना चाहे तो वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, पेज नंबर पे चले जाओ 60। एक मिनट में अगर आपको पेज नंबर बता दूं ताकि आप में से अगर कोई बच्चा इसे प्रूफ करना चाहे तो ये एल नहीं आएगा बल्कि एल गलत है, तो म्यू एन आई ये सही है। ये आपका सोलिनॉइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, और पेज नंबर अगर आप देखना चाहो तो 66 है। अब देखो सोलिनॉइड के फॉर्मूले में आपके पास करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको करंट तो चाहिए। अब देखते हैं इसका जवाब क्या यही है या नहीं है। ठीक है, तो नो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि साफ समझ में आ रहा है भाई। देखो अगर करंट ही नहीं होगा, करंट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं पाएगी। अच्छा एमसीक्यूज़ कराते वक्त मैंने फार्मूले में एल लिख दिया था, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो फार्मूला थोड़ा सा हमसे गलत हो गया। अच्छा एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन करना है वाई अ टोरॉइड इज़ ऑफन प्रेफर ओवर अ स्ट्रेट सोलिनॉइड। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास टोरॉइड और एक सोलिनॉइड। तो आप टोरॉइड ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हो, सोलिनॉइड क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ये आपने जो है वो बताना है। व्हेन डिज़ाइनिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जब आप कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना रहे होते हो तो आज देखो अ टोरॉइड इज़ ऑफन प्रेफर ओवर अ स्ट्रेट सोलिनॉइड बिकॉज इट्स कन्फाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कोर। तो देखो जो टोरॉइड होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने कोर के अंदर रखता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर रहती है, और सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी होती है। तो इसलिए टोरॉइड का ज़्यादा फायदा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा जवाब हो गया। अब आप देखो आग जला रहे हो तो आप यही चाहोगे ना कि जो आपका चूल्हा है उसी में ज़्यादा आग लगे, या जो आपका पतीला है उसी पे ज़्यादा आग हो ताकि खाना जल्दी पके। ये तो नहीं चाहोगे कि आस पड़ोस में आग जो गर्माहट है वो ज़्यादा फैले। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। What role does the Ampere crucial law play in understanding them magnetic field inside a toroid? अच्छा ये पूछ रहे हैं कि एम्पेयर लॉ क्या जो है वो रूल प्ले कर रहा है कि जिससे आप जो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड है उसको पता कर पाते हो या उसको स्टडी कर पाते हो। तो एम्पेयर क्रूशल लॉ या एम्पेयर लॉ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। तो आपको याद होगा जब हमने टोरॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने एम्पेयर लॉ को यूज़ कर ही टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पता किया था। तो जो एम्पेयर लॉ होता है वो हमें मदद करता है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने में। सही, तो ये आपका पांचवा जवाब हो गया। छठा जवाब, व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर? बहुत सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए यूज़ होती है। मगर भाइयों और बहनों एक बात याद रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये बात लिख दोगे ना दाल में लग जाएगा तड़का। ठीक है, यानी टीचर समझ जाएगा आप पढ़ कर आए हो। सिर्फ ये लिखोगे ना करंट तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये भी ठीक है क्योंकि एम मीटर भी करंट मेजर करता है, मगर एम मीटर लार्ज करंट मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है। चलो ये मसले हल हो गए, ये आपका हो गया ना काम। लॉन्ग करते हैं।
सबसे पहला। अच्छा, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लॉन्ग तो फिर लॉन्ग होता है ना। अच्छा, कैन अ गैल्वेनोमीटर मेजर्ड बोथ डीसी एंड एसी करंट्स। देखो, आपको पता है कि आपके पास करंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है एसी करंट जो कि आपके पास कहलाता है अल्टरनेटिव करंट, एक होता है डीसी करंट जो कि कहलाता है डायरेक्ट करंट। तो क्या गैल्वेनोमीटर एसी और डीसी करंट दोनों मेजर कर सकता है? इसको बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी लिमिटेशन इट माइट हैव विथ एसी करंट्स। अब मज़े की बात बताऊँ, ये पूरे चैप्टर में आपको ये कहीं नहीं पढ़ाई गई बात, लेकिन अगर अब हम फरियाद करेंगे कि यार ये तो हमें कहीं पढ़ा ही नहीं गया, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, ये हमारे को चैप्टर में कहीं लिख के ही नहीं दिया था, तो इससे क्या होगा, ना आपको आएगा बल्कि आप टाइम वेस्ट करोगे और आप क्या करना शुरू कर दोगे, फरियाद, कंप्लेन। तो वो कहते हैं कि भाई जिसने की फरियाद उसकी हुई ज़िंदगी बर्बाद। जब भी आपको लग रहा है ना कुछ सही नहीं हो रहा, कोई गलत कर रहा है या मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो कंप्लेन करने के बजाय खुद उसका सलूशन ढूंढो और अपने आप को बेहतर बना लो। ठीक है, कंप्लेन करने से टाइम ज़ाया होता है। अब देखो, मैंने आपको समझाया, इसमें भी आपका टाइम गया ना। तो बेशक आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, बल्कि टीचर ने लिख दिया है, तो आप इसको देख सकते हो। डीसी मेजरमेंट फॉर डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट अ गैल्वेनोमीटर इज़ क्वाइट इफेक्टिव। तो डीसी करंट अच्छी तरह से ये मेजर कर लेता है, मगर एसी करंट नो, वी कैन नॉट यूज़ गैल्वेनोमीटर टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यूज़ नहीं हो सकता, मेजर नहीं हो सकता। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्ट मतलब साइकिल्स आते हैं, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन में फ़र्क आने लगेगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर शो होगी, कभी उधर की तरफ जाएगी। अच्छा, तो ये पहला जवाब हो गया। दूसरे पे आ जाओ। वाई शुड एन एम मीटर आइडियली, क्यों एम मीटर को यूज़ करते हैं, हैव अ वेरी लो रेजिस्ट, मतलब क्यों एम मीटर में यूज़ करते हैं लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज़ नहीं कर रहे, कंपेयर टू द सर्किट इन इट्स मेजरिंग। तो एन एम मीटर शुड आइडियली हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसे आप शंट रेजिस्टेंस भी कहते हो। तो कंपेयर टू द सर्किट इन इट्स मेजरिंग टू इंश्योर एक्यूरेट करंट मेजरमेंट। तो जो एम मीटर की रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, एम मीटर में जो रेजिस्टेंस यूज़ होती है वो काफ़ी कम होती है, गैल्वेनोमीटर से भी कम होती है एम मीटर की रेजिस्टेंस, यानी जो एम मीटर के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसकी वजह ये ताकि करंट अच्छे से अच्छा मेजर हो सके, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी करंट उतना अच्छा मेजर हो जाएगा। तो यही पूरी चीज़ फिर आगे एक्सप्लेन होगी फर्दर। अच्छा, व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग। अच्छा, क्या पोटेंशियल रिस्क है, यानी क्या पोटेंशियल पे फ़र्क आ सकता है या रिस्क हो सकता है पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर यूज़ करने के लिए विथ अ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के। अगर हम हाई इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करें उसमें, देखो आपको ये सीधा अल्फाजों में बता दूं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर हम हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, जिसे हम हाई रेजिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन दिस रिस्क बी ख़त्म किया जा सकता है, एलिमिनेटेड कर लो इसकी, अगर वो करूँ मैं सिनोनियम यूज़ करूँ, मिटिगेट इट। ठीक है, पोटेंशियल रिस्क यूजिंग अ वोल्ट मीटर विथ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन अ सर्किट। देखो, हाई रेजिस्टेंस यूज़ करने से वो जो इम्पैक्ट आ रहा होता है सर्किट पे वो भी थोड़ा कम हो जाता है आपका, वरना अगर आपका बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा और रेजिस्टेंस नहीं होगी ज़्यादा तो फिर आपका सर्किट ही उड़ जाना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बल्ब लगाया जो कि 9 वोल्ट की बैटरी पे भी उड़ जाता है, तो आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है ताकि वो ना उड़े। ठीक है, तो अगर नहीं लगाओगे तो वो पूरा सर्किट ही उड़ा देगा, हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो। 4 पे आ जाओ, क्योंकि सीरीज़ में भी तो कनेक्शन हुआ होता है ना। डिस्क्राइब द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बेसिक प्रिंसिपल बताओ। देखो, सबसे पहले ये करना कि आप ये बता देना वोल्ट मीटर बनता कैसे, उसके बाद आप ये बता देना कि वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और हाई अमाउंट वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है। और फार्मूला लिख देना, इसका जो फार्मूला है आपके पास जो हमने पढ़ा था वो फार्मूला आप लिख कर इसको बता सकते हो, ताकि बराबर में चल रहा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम सेव किया आपका क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल थोड़ा डायग्राम टाइप है लेकिन आसान है, घबराना मत, परेशान नहीं होना। वर्किंग फार्मूला सारी चीज़ें लिखवा दूंगा, समझने वाली बात है, सारा समझो क्या लिखा हुआ है। एक एल्यूमिनियम की विंडो है, डायग्राम बनाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से बराबर में चल भी रही होगी, लेकिन बना देता हूँ। ये आपके पास एक एल्यूमिनियम की विंडो है, ये आपकी विंडो आ गई। इस तरह की बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस एल्यूमिनियम की विंडो की लेंथ कह लो या हाइट कह लो,
ये आपके पास है 85 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, सॉरी, ठीक है, ये आपकी हो गई 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ हो गई और ये आपकी लेंथ हो गई। तो यहाँ पर हम ज़रा भी कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाए। ये आपका न्यूमेरिकल 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, NUMERICAL थोड़ा मिला के लिखी है। टू फाइंड करना क्या है, पहले गिवन डेटा लिखते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है, ढूंढना क्या है। चलो सबसे पहले तो हमें W दे दिया जो कि 60 सेंटीमीटर का है। मैं होपफुल हूँ कि हम जो है वो सेंटीमीटर में काम नहीं करेंगे, मीटर में काम करेंगे। आप दो तरीके से कर सकते हो कि यहीं पे सेंटीमीटर कर लो या आगे जाके मीटर कर लेना, यहीं पे सेंटीमीटर को मीटर कर दो या आगे जाके कर देना। यहाँ पे कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 60 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो एक से एक कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया आपके पास 0.6 मीटर। देखो ये हो गया। अब आपको लेंथ दी हुई है जो कि L है 85 सेंटीमीटर। तो लेंथ को भी हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये सेंटी कैंसिल हो जाना है इस तरीके से। तो ये 85 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 0.85 मीटर कर। चलो ये इतना डेटा समझ आ गया ना। अच्छा अब मज़ीद आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अच्छा, एज शो इन द फिगर, जो विंडो है उसकी ये आपको कुछ पैरामीटर्स दे दिए इन्होंने। अच्छा कहते हैं दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट देख लो फिर दूसरा पार्ट देख लेंगे। व्हेन द विंडो इज़ क्लोज, आपकी विंडो क्लोज है यानी खिड़की बंद है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़, तो जब खिड़की बंद है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B को ही कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के। यूनिट से भी पहचान सकते हो वैसे तो, फ्लक्स डेंसिटी बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। इज़ अ नॉर्मल विंडो, सॉरी, इज़ नॉर्मल टू विंडो। नॉर्मल टू विंडो यानी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर है विंडो के, यानी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करना है। मैं कोई मसले वाली बात नहीं, समझा दूंगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, एंगल आपके पास 0 है, ठीक है, एंगल 0। अब एंगल 0 कैसे, वेक्टर एरिया को ज़रा कंसीडर करो। देखो वेक्टर एरिया किस तरफ होगा, अगर मैं एक पर्चा बना दूँ, ये पर्चा समझो, अगर वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ है तो ये अगर वेक्टर एरिया आपके पास इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ ही होगी पेपर के, तो एंगल 0 बनेगा। इस तरह से ये एंगल 0 आ रहा है, इसको याद रखना, यही असल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। क्योंकि मैंने अभी परपेंडिकुलर का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, लेकिन देखो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर हूँ मोबाइल के, लेकिन वेक्टर एरिया के पैरेलल हूँ, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में बहुत डिटेल में बताई थी ये बात, जब भी मैं कहता हूँ लेक्चर देख लिया करो। तो ये सारी पैरामीटर्स आ गए हैं, एंगल भी आ गया है, आगे यूज़ होगा। अच्छा आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। आपने जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है विंडो से। याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन कर डालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज ये फाई m इज इक्वल टू BA cos थीटा। B क्या है आपके पास, B जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो ये आ जाएगी। याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग है, फार्मूला इनका जो यूनिट है वो भी अलग है, फार्मूला भी अलग है। एरिया कैसे निकालना है, ये एक रेक्टेंगुलर था, आई थिंक रेक्टेंगुलर ये विंडो थी, है ना, इन्होंने इधर वर्ड इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो एरिया आप सिंपल निकाल सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की मदद से। एक रेगुलर शेप दिया हुआ है आपको, तो लेंथ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ, 0.85 मल्टीप्लाई 0.6, दिस इज अवर लेंथ एरिया। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह से आएगा, 0.85 मल्टीप्लाई 0.6, द आंसर इज 0.51, ठीक है, 0.51 मीटर का स्क्वायर। सही है भाइयों, मुश्किल परेशानी वाली बात तो है नहीं।
अच्छा अब देखो एरिया आ गया, बी पता है, एंगल पता है, तो अब किस चीज़ का वेट है? फॉर दिस। तो ज़रा कर लेते हैं, ये बी क्या दिया आपके पास, बी क्या है? दिस इज अवर बी, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। दिस इज अवर ए जो कि आया है 0.51, और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। अब इनको ज़रा कैलकुलेटर से कर लो, 1.8 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई 0.551। द आंसर इज़ काफ़ी ज़्यादा है, कम है, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब ज़रा यूनिट बता दो, यूनिट क्या होता है इसका? ठीक है, तो यूनिट होता है इसका वेबर। वैसे मुझे डब्ल्यू का तो पता था, लेकिन मुझे लग रहा था आर आएगा, तो इसलिए मैंने देख के बताया डब्ल्यू भी। चलो तो स्टूडेंट अब जो है अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास अ पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। अब ये हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट पढ़ा है हमने, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट क्या है? तो देखो ये हॉर्स शू मैग्नेट ना एक मैग्नेट की शेप होती है, आपको याद होगा इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह से होती है वो। और मैं अगर बेहतर करके बना लूँ, इस तरह से खड़ी करके बना लेते हैं, इस तरह से। आपने अक्सर टॉम एंड जेरी के कार्टून में इसे बहुत ज़्यादा देखा होगा। अक्सर एक था एपिसोड, अगर आपको याद हो, जेरी या टॉम कुछ मेटल का खा लेता है, तो फिर जो है वो इसके ज़रिए से वो उसको अपने पास खींचता है, क्योंकि टॉम और जेरी एक दूसरे को, आपको पता है, पकड़ने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर पर टॉम पकड़ता है जेरी को, ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब हॉर्स शू क्यों कह रहे हैं? अगर आपने कभी घोड़े का पाँव देखा हो, तो उसमें जो उसके नीचे, पाँव के नीचे हम लगाते हैं तलवा, या जो भी उसके नीचे लगाते हैं मेटल, वो इसी तरह का दिखता है, और ये मैग्नेट भी उसी तरह का दिख रहा है, तो इसीलिए हॉर्स शू मैग्नेट इसको कहते हैं। सही है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास मेजर्स, अब यहाँ पर हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, इसकी विड्थ और लेंथ मेजर करते हैं। तो इसकी जो विड्थ निकल कर आती है ना हमारे पास, इसकी विड्थ देख लो कितनी आ रही है। इसकी जो विड्थ निकल कर आ रही है, इसकी विड्थ निकल कर आ रही है 8 सेंटीमीटर की। अब देखो मुझे सेंटीमीटर में तो नहीं रखना ना बच्चों, मुझे तो मीटर चाहिए, तो ये आ गया मेरे पास 0.08 मीटर, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सही है 0.08। अच्छा, अब इसके बाद मुझे इसकी लेंथ मेजर करी है मैंने इस मैग्नेट की, तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास आ रही है, इसकी जो लेंथ आ रही है 3.2 100, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज 0.032 मीटर। देखो ये आपकी लेंथ आ गई, और ये आपकी ये आपकी विड्थ आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई। इन दोनों की मदद से एरिया निकलेगा, वो मैं आगे बता दूंगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपके पास समझ लो नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी तरह होता है ना। तो इन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसे हम बोलेंगे बी, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? बहुत कम है वैल्यू, जो कि आपके पास है बी इक्वल टू 80 मिली है, ये मीटर नहीं है, ठीक है। तो मिली प्रीफिक्स होता है, किसके बराबर होता है? मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। बात क्लियर है। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0। देखो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, यहाँ पर होगी और करीब करीब में, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी नहीं, क्योंकि देखो मैग्नेट कहाँ है और ये कहाँ पर है, तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई आग लगा दे और वो आग मुझसे 1 किलोमीटर दूर हो, तो क्या मुझे उसकी तपिश महसूस होगी? नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा होगा आग जल रही है, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा है, मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, तो एंगल आपके पास कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। कैसे 0 बन रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। पता क्या करना है? पता करना है आपने मैग्नेटिक फ्लक्स, कह भी रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इन दो पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। ये पोल्स हैं आपस में, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सोल्यूशन की हेडिंग, उसके आगे काम। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। बी ए कॉस थीटा हो गया आपका, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। अब फॉर ए नहीं पता ना, ए अननोन है। अब देखो ये रेक्टेंगुलर कंसीडर करोगे तो फिर उसके लिए जो फॉर्मूला होगा ए इज़ इक्वल टू विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो विथ क्या है? 0.08 मीटर में रखना,
और लेंथ क्या है 0.032, तो एरिया जस्ट इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई 0.032, द आंसर इज 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर का स्क्वायर फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला देखो क्या आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये लिखा हुआ ना, बी कितना दिया हुआ, द बी इज 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ द ए इज 2.56 मल्टीप्लाई 10⁻³ cos 0, मैंने एंगल बता दिया था ना 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, जस्ट इन दोनों को आपस में करो मल्टीप्लाई एंड योर आंसर इज, तो ये आ गया 2.56 x⁻³ द आंसर इज, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आ रहा है 2.048 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेबर। चलो वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है गलत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, 2.048 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। समझ में आ गया ना हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है। शायद आप सोच रहे हो कि सर ये तो कोई घोड़े वगैरह की बात हो रही है हॉर्स शू मैग्नेट है ये। कार्टून में तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा इसे, अगर कभी रियल लाइफ में ना देखा हो। आई थिंक इतना कोई ये महंगा नहीं आता, लेकिन आप लोगों का कोई इतना यूज़ नहीं है इसका, तो इसलिए शायद आपने ना देखा हो। हाँ, आपने वो मैग्नेट देखा होगा जो स्पीकर्स में लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैग्नेट, आपको पता है। अगर आप इसके आगे स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब देखो ज़रा बात सुनो और समझो, पहले सुनो फिर समझो, और फिर 5 आउट ऑफ 5 नंबर आ जाएंगे आपके इंशाल्लाह। ये आपका हो गया लेंथ। यहाँ कह रहे हैं आपके पास एक वायर है, ये मैंने वायर बना दिया जिसकी लेंथ ज़रा देखो, ये है 1.80 मीटर कर है। लॉन्ग वायर है, ये लंबा वायर है, इतना कैरी सा करंट, इसमें मौजूद करंट भी है। अब करंट की डायरेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें करंट है, ठीक है। मैं अभी कोई करंट की डायरेक्शन नहीं बना रहा, जब आगे कंफर्म होगी तो बनाऊंगा। करंट कितना है देखो, लेंथ तो हमें मिल गई 1.80 मीटर की मिल गई, करंट हमें मिल गया 30.0 यानी 30 एम्पियर का मिल गया। एंड मेक एन एंगल, ये एंगल बना रहा है थीटा, जो कि है 835.0। अब देखो मैंने ना एक काम गलत किया है, मैंने ये बनाया किस तरह से, मैंने ये एक्स एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल बना दिया, एंगल नहीं बन रहा। असल में ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है। देखो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा मुझे डेटा मिलता जाएगा, मैं समझता रहूँगा बात को। ये ऐसे रखा हुआ है कि एंगल जो है ना इस तरह बन रहा है, इसका इस तरह से 35.0 का। क्लियरिटी में आई बात, ऐसा नहीं लग रहा कोई मिसाइल लगाया हुआ लॉन्चिंग के लिए। विथ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब इसमें बी आपको दे दिया है यहाँ पर 1.50, टेस्ला कोई प्रीफिक्स नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, जस्ट बस कैलकुलेटर आना चाहिए आपको यूज़ करना। फर्स्ट फार्मूला बताओ, F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। कोई मसले वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर लग रही है? परेशानी वाली बात उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो यहाँ थीटा लगा दो, थीटा तो हमने लिखा ही नहीं, ये लिखा हो ना 35। अब देखो अगर एक आपने एक काम करा ना, इस सबको एक साथ सॉल्व किया आंसर नहीं आता, पहले साइन सॉल्व कर लो उसके बाद सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, ये देखो अब देखो अब करूँगा मैं, तो साइन 35। अब देखना आंसर। अच्छा ये ज़रा ध्यान रखना, रेडियन में है या डिग्री में है कैलकुलेटर। अक्सर जल्दी जल्दी में बच्चे रेडियन में सॉल्व कर जाते हैं, ये डिग्री में आएगा, ठीक है। डिग्री है, ये डिग्री है। पूरे को एक साथ अब सॉल्व कर दो। 13 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 1.50 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर इज 20,007। फोर्स है तो न्यूटन का यूनिट आना चाहिए था, और राउंड ऑफ करके लिखा गया है यहाँ पर। अगर राउंड ऑफ कर दोगे, थोड़ी यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देना तो ये बन आ जाएगा, सही न्यूटन आएगा एफ का, ठीक है। समझ में आई ना बात? कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात, ऐसी कोई बात हम करते नहीं है जिसमें टेंशन हो, सही है। चलो बस आप लोग समझ लोगे ना चीज़ों को फिर आसान। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कराए थे, ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 5, 4, 6, 7, 8, 9 में,
उस टाइप का तो एक न्यूमेरिकल भी अभी तक 4 चैप्टरों में आया नहीं है। समझ लो उनमें से किसी भी एक चैप्टर का एक न्यूमेरिकल, और ये सारे न्यूमेरिकल आपस में बराबर है। वो बहुत हार्ड थे, वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड थे। ये तो बहुत आसान है, बस जस्ट आंसर फॉर्मूला लिखते हैं, आंसर आपके सामने आ जाता है। देखो 4 न्यूमेरिकल हो भी गए इतनी जल्दी में। अब सोलिनॉइड आपको पता है किस तरह का होता है, वैसे बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब ये तो सिंपल एक वायर हो गया ना। अब ये सोलिनॉइड कैसे बनेगा? अगर इसके ऊपर मैं टन लगा दूँ, कॉइल तार लपेट दूँ, ठीक है, ये सोलिनॉइड हो गया। लेंथ देखो भाइयों और बहनों, L = 1.23 मीटर है ना। यहाँ भी लिख लूँ? जी सर लिख लीजिए बिल्कुल। चलो इनर डायमीटर देखो ये होता है, ये डायमीटर होता है, ठीक है। अगर आगे से देखोगे ना ये सर्कल नज़र आएगा, अगर आगे से देखोगे ना सर्कल नज़र आएगा। अगर सर्कल है तो फिर डायमीटर ये हो गया ना। अच्छा डायमीटर को ज़रा समझना क्योंकि आगे ये बड़ा यूज़ होगा। 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हम सब कुछ क्या रख रहे होते हैं, मीटर में रख रहे होते हैं, तो लगे हाथ इसको भी ज़रा मीटर में कर दो। 3.55 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज 0.0355 मीटर। सही है भाइयों। चलो एंड इट्स कैरी आ करंट। अब देखो ये है तो इसमें करंट भी होगा, इधर से इंसर्ट कर देता हूँ करंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 5.57 एम्पियर है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे ना आपको सीधा बना दिया था, समझो ये इस तरह से वायरिंग नहीं हुई भी, वायरिंग इस तरह से नहीं हुई भी। वायरिंग को समझो ज़रा, अगर वायरिंग को समझ गए तो आप टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है। इसको समझना ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ। वो सही था, वो मैंने गलत नहीं बनाया था, लेकिन वो वहाँ तक के लिए सही था। अब यहाँ पे कुछ अलग है। वो कह रहे हैं आपके पास 5 क्लोज पैक्ड है लेयर। ज़रा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे है, एक हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ऐसे ऐसे करके देख लो। ये एक पैक हो गया, ये दूसरा पैक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पैक हो गया। समझ में आई बात? ऐसे किया हुआ है। अक्सर आप भी इस तरह लपेटते हो कभी कभार कॉइल। अच्छा हर टन में, वैसे तो यहाँ आपको 4-5 नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हर टन में 850 टन्स हैं। यानी ये जो एक पैक है ना, ये जो एक पैक है इसमें 850 टन है, यानी 850 बार वायर को घुमा दिया है मैंने इसके ऊपर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो नंबर ऑफ़ लेयर याद रखना, नंबर ऑफ़ लेयर आगे यूज़ होगी, जो कि है आपके पास 5। और नंबर ऑफ़ टन्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ टन्स ज़रा देखो भाइयों और बहनों, ये कितने हैं? 850। और इसके गिरत हैं, ठीक है। अच्छा अब ज़रा आ जाओ फॉर्मूले की बात करते हैं और थोड़ा सा आसान करते हैं ज़िंदगी को। फॉर्मूला क्या होता है? B = μ0 NI। व्हाट इज़ N? I पता है, ये तो कांस्टेंट है। इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 -7। और फिर यूनिट होता है इसका, जो आपके पास जो यूनिट आ रहा होता है वेबर पर मीटर पर एम्पेयर करके जो आ रहा होता है इसका यूनिट। अच्छा अब मज़े की बात ज़रा देखो, ये n कैसे निकलेगा? आसान है। चलो देखो n के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, कितने टन मौजूद है कितनी लेंथ में। अब देखो टन जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं, टोटल टन निकालने हैं आपने। तो टोटल टन क्या बनेंगे? इसको आपस में ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इन पाँचों को ऐड कर दो और फिर मैं डिवाइड कर दो। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि मैं ऐसे लिख लूँ, मैं ऐसे लिख लूँ इसे कि n = 5, 5 पैक हैं, हर पैक में टन कितने हैं? 850 और डिवाइडेड बाय 1.323, तो ये मेरा आ जाएगा n। 23 है भाई, सही है, तो ये मेरा n आ जाएगा। देखो 850 इसके, 850 इसके, 850 इसके, 850 इसके, 850 इसके, डिवाइडेड बाय l, तो यही तो होता है आपके पास टन पर यूनिट लेंथ। चलो इसकी वैल्यू निकाल लो। बस ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम टीचर आपको क्लिक करा देते हैं ना, यानी समझा देते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मैंने अक्सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है आप लोगों में
कि छोटी छोटी सी बातें बता दो, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आपको हम दिल से समझा दें ना, तो फिर आप लोग पढ़ाई में दिल लगा लेते हो। अब इसके लिए ये है कि फिर हमें भी मेहनत करनी पड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, यूनिट सही लिखे ना। इसकी वैल्यू देखो 3455.28 डिवाइड आई 5। करंट बहुत ज़्यादा है 7। आई थिंक ये सॉल्व होने में मुश्किल करेगा, ज़रा मैं करके देख लेता हूँ। डायरेक्ट कर लो कैलकुलेटर से सॉल्व। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय पाई एक्सपोनेंट -7 3455.28 मल्टीप्लाई 5.57। द आंसर इज एरर, इसकी वजह से एरर आ रहा है, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, द आंसर इज 12.567 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। फिर ये लिख दो 345528, फिर वो लिख दो 5.57। अब आंसर निकाल लो। 12.567 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 3455.28 मल्टीप्लाई 5.57। द आंसर इज 0.024। अब अगर राउंड ऑफ हुआ होगा तो 5 होगा, नहीं राउंड ऑफ नहीं हुआ, ये एक और आएगा बस सबसे। अच्छा, इन्होंने ऐसे नहीं दिया है, ऐसे मिली कर दिया है, बना लेते मिली, कोई मसला थोड़ी ना। 1 2 3 तो ये हो गया। वैसे तो टेस्ला आना था, लेकिन अब इसको अगर मैं प्रीफिक्स दे रहा हूँ तो 24.2 मिली टेस्ला हो जाएगा। क्लैरिटी है? कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो या समझ ना आई हो यहाँ तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, खुद ही जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, तो अच्छी बात है, इससे आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा समझने में। समझ में आ गया ना क्या था? बस ये पैक्ट वाली बात याद रखना, फिर तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पांचवा करते हैं। पांचवा न्यूमेरिकल करते हैं। एक मिनट, ज़रा मेरे से बुक अगेन खोल लूँ मैं, क्योंकि बुक जो है मेरे से हट गई है। ठीक है, तो बुक मैंने खोल ली। चलो अब आ जाओ। अक्सर जो है ना पढ़ाते पे मैं बुक हमसे हो जाती है क्लोज़, तो कि चलो पांचवा न्यूमेरिकल में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये भी आसान है, जैसे प्रीवियस आसान थे ये भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने अगेन वही काम करना है जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तो बल्कि बहुत ही आसान है। हाँ, बस इसकी थोड़ी सी वर्डिंग ज़्यादा है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो, जो बीच में कॉइल होती है वो मूव कर रही होती है, तो इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब वो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा वरना टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें कॉइल मूव कर सकती है, उसकी रेजिस्टेंस देखो। जब भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और आगे रेजिस्टेंस लिख दें तो कंफ्यूज नहीं होना, ये RG है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि 50 ओम की है। एंड इट गिव फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। IG है ये आपके पास 4 मिली एम्पेयर। तो प्रीफिक्स को जल्दी से ख़त्म करो वरना आंसर गलत आने के मसले लगे रहते हैं, और ये कर दिया करो ताकि याद रहे कि मैंने ये यूज़ नहीं किया, ये यूज़ करना है आगे। करंट, अब वोल्ट मीटर इज मेड। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना लिया है हमने यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब जो रेजिस्टेंस यूज़ की है ना हमने वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे हम RX लिखते हैं, ठीक है? और मैं गलत नहीं हूँ, वाकई ही नहीं हूँ। वैसे तो ये लिखा हुआ है किलो ओम्स, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि आप लोग प्रीफिक्स लिखो। तो और याद रखना 10⁻³ बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज, वो वोल्टेज कैलकुलेट करो जो ये मेजर कर सकता है। अब आगे बस जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे तो इसका फार्मूला मैंने सेट करवा के लिखवाया था डेरिवेशन में,
लेकिन डायरेक्ट लिख लो, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें फिर आपको सेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। अब देखो कुछ ऐसा तो नहीं है जो पता ना हो, सब पता है आपको। तो ज़रा बस इतना करो कि वैल्यू निकाल लो। तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ पर आ गया आपका 50 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ द आंसर इज 4 एक्सपोनेंट 3 50 प्लस 5 एक्सपोनेंट 3 द आंसर इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का करंट जो है ये मेजर कर सकता है, 20.2 वोल्ट का करंट मेजर कर सकता है। सही है, समझ गए थे ना। चलो देख लो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जिसे मैं बोनस न्यूमेरिकल कहता हूँ। बोनस यानी ये होते बहुत छोटे से हैं, टाइम सेव करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं, और जस्ट फार्मूला डालकर आंसर निकल जाता है। अच्छा, अब इसके नीचे वाला भी कुछ करीब करीब ऐसा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझना। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। आपने कंप्यूट का मतलब होता है पता करो, कहते हैं ना कंप्यूटर क्या काम कर रहा होता है, पता कर रहा होता है चीज़ों को आपके लिए। तो यहाँ जब वर्ड यूज़ हो जाता है कंप्यूट, तो इसका मतलब है पता करो, मेजर करो, डिटरमाइन करो। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग। अच्छा, अलोंग का मतलब बताऊंगा मैं, ज़रा अभी रुक जाओ, पहले ये लिख लो मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, एक स्ट्रेट वायर है जो कि करंट कैरिंग कर रहा है 1 एम्पियर का। अब यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है ना वो 1 मीटर की दी हुई है। असल में ये 1 मीटर, और ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि ये सोलिनॉइड नहीं है, ये टोरॉइड है। याद रखना ये टोरॉइड है, सोलिनॉइड यूज़ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो अब ये आगे आई थिंक इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये टोरॉइड है। अच्छा, जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ कह रहे हैं कंपेयर इट विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये जो आंसर निकालना है ना, इसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करना है। यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसको आपने कंपेयर करना है। ये आपने निकाली मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैं प्राइम कर रहा हूँ, और आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करना है इसे, और इसका आंसर बताना है रेशो में क्या निकल कर आता है। अब आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे बता देनी चाहिए, वरना तो इंसाफ नहीं होगा। आप गूगल से भी कर सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ सॉरी -5। कम है काफ़ी। अब बोलोगे सर इतनी कम, जी अगर ये कम नहीं होगी और मेरे हाथ में अगर होगा कोई मेटल, तो वो मेरे हाथ से खींचकर फ़ौरन ज़मीन पे चला जाएगा। बेशक ग्रेविटी है, मगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम है। सबसे पहले तो हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं। तो ये टोरॉइड है, मैंने आपको बताया था ना। तो μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r? r कहाँ है? ये जो लिखा हुआ है ना लेंथ 1 मीटर, ये r है आपका, ठीक। देखो इन्होंने लेंथ ही लिखा है ना उसे, हाँ डिस्टेंस लिखा है ना। अच्छा देखो ये तो कांस्टेंट है, क्या था कांस्टेंट, अभी पढ़ा था ना 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और करंट कितना है 1 2π। तो को पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142, और मल्टीप्लाई बाय 1 कैलकुलेट कर लो। अब देखो अगेन वही मसला आएगा कि ये चीज़ ना कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो 4 मल्टीप्लाई 3.142 कर लो, या 4 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट पाई कर लो। द आंसर इस ये आ गया 12। इसको सॉल्व किया 4 और पाई को, तो ये आ गया, बल्कि ये कैंसिल भी तो हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कर लो। अब जैसे बेहतर लगे वो से काम कर सकते हो। ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, 1 से 1 ख़त्म हो गया, तो ये आंसर डायरेक्ट ही आ गया। ले भाई, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, देखा। अच्छा अब मुझे निकालना क्या था, ये कंपेयर करके इनका रेशियो। तो हमारी फील्ड क्या आई है, प्राइम कर लो। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, अर्थ की होती है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और इनको आपस में सॉल्व करोगे तो कोई एक रेशो निकल कर आएगा आपके पास। तो 2 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -5, द आंसर इज 1/, ये है 25। ये आपके पास आ रहा है 1/25, सॉरी 1/250, 25 नहीं है
ज़ीरो भी है। आगे आई होप समझ आ गया होगा। चलो रिमूव कर दूँ। अभी आप लोग अगर क्लास में होते तो शायद आप लोग बोलते सर थोड़ा सा टाइम दें लिखने के लिए, मगर आप लोग क्लास में हैं नहीं, ऑनलाइन देख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता भी रहता हूँ ताकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी आपकी तरबियत भी होती रहे। यानी आपको, वैसे तो आप सेकंड ईयर में आ गए हो, बड़े हो गए हो, मगर सीखने का तो उम्र चलती रहती है। इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए सीखता रहता है वो, कुछ ना कुछ नया, पुराना भी सीख लेता कभी कभार। ठीक है, करें आगे। ब्रेक वगैरह लेना है तो ले लो ब्रेक, क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है, आप स्टॉप कर सकते हो। चलो आगे पढ़ते हैं। फाइंड द करंट, करंट फाइंड करना है। सीधी बात कर दी। फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग, अब देखो वही बात है, इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब आप बोलोगे सर ये टोरॉइड तो लॉन्ग नहीं होता, ये तो सर्कुलर फॉर्म होती है। लेकिन आपको पता होगा कि सोलिनॉइड की मदद से ही हम टोरॉइड बनाते हैं, उसको घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना। डेट वुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक ट्वाइस। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है वो ट्वाइस है। अब ट्वाइस का मतलब पता है क्या है? ऐसे ये है ट्वाइस किसके, आगे कहेंगे अर्थ स्ट्रेंथ। यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है ना, जो भी टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डबल है। इसको आपने याद रखना। डिस्टेंस दे दिया यहाँ पर इन्होंने, ये अगेन आ रही है, मैं सारी कह देता हूँ 5 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लो ज़रा, 5 डिवाइडेड बाय, याद रखना सेंटीमीटर है जब भी डिवाइड कर रहा हूँ, 0.05 सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। अच्छा, फ्रॉम द वायर, जो वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही, जो रेडियस है ये दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले भी मैंने बता दी थी, अगेन बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 5 × 10⁻⁻5, सॉरी टेस्ला। ठीक है, प्रीफिक्स नहीं है इसमें कोई, डायरेक्ट टेस्ला है। अब ज़रा आंसर मुझे बता दो, आंसर क्या है? अच्छा, करंट मेजर करना है, फॉर्मूला लिखो। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, यही है ना? ठीक है। अच्छा, ये B क्या है? देखो 2B, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये 2B के बराबर है, इसको याद रखना। तो इसको प्राइम कर लो, तो अब 2B आ गया इसकी जगह। इसको लिखो ज़रा, 4π × 10⁻⁻7। I मुझे पता करना है तो मैं इसको छेड़ नहीं सकता। 2π और ये R मेरे पास कितना, 0.05। देखो 2π से 4π कैंसिल हुआ, तो जस्ट क्या बचा आपके पास, 2 बचा। तो बस ज़रा फार्मूला सेट करा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, B की जगह क्या आ गया, B किसके बराबर है? यहाँ लिख लो EARTH, अर्थ। तो याद रहेगा B आपके पास बराबर है इसके 5 × 10⁻⁻5। 1 मिनट, साफ सुथरा कर लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा चीज़ों को इधर उधर ले आओ। ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, यानी ओबियस है वहाँ जाके इसने मल्टीप्लाई होना है, यहाँ I रह गया। अच्छा, यहाँ पे आपका 2 बचा था ना, पाई से पाई तो ख़त्म हो गया, तो 2 रह गया था। तो अच्छा स्टूडेंट, ये हमने सेट करा दिया। अच्छा, यहाँ पर ये भी बच रहा है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, तो इसे भी लिख लेना 1 × 10⁻⁻7। अब आप बोलोगे सर देखो, मैंने याद रखना, मैंने 2π से 4π कैंसिल किया है, ये चीज़ कैंसिल नहीं हुई है, ये चीज़ एज इट इज़ बाकी है, तो इसलिए ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो ऐसे लिखो। ठीक है, अब आसान हो गया आपके लिए। अब ज़रा कैलकुलेटर में डालो, आंसर आ जाएगा। 2 × 5 exponent -5 multiply 0.05 divided by 2 exponent -7, the answer is 25. The current is 25 एम्पेयर। काफ़ी करंट है ये, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है करंट का इसमें। ठीक है, नाउ वी विल डू आवर फाइनल न्यूमेरिकल। द न्यूमेरिकल नंबर इज 8, सो ट्राई टू डू।
इसको रिमूव करते हैं। अच्छा देखो आखिरी न्यूमेरिकल भी आसान है, जस्ट समझने की कोशिश करना, जैसे अब तक आप समझ रहे हो सारी चीज़ों को। थोड़ा सा बड़ा है मगर हम कर लेते हैं। कह रहे हैं आपको कहने वाले, मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखवाता रहूँगा। व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी। देखो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं कह रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी यानी बी एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r 0.1, अभी यहाँ भी वही है टॉरॉइड, इन एयर फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग, स्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे लेकिन यह है आपके पास वही, करंट आपके पास दिया हुआ 6.5 एम्पेयर का। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, ये बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ। दो चीज़ें बतानी है। ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर, उसी कंडक्टर में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आप, ठीक है। अब आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है मैं इसे 0.1 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी आपको आर दिया, ये बल्कि आर ही दिया हुआ है आपको, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दो दूसरी बार लिखा है लेकिन ये आ रही है। फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग अ करंट, अच्छा करंट कितना है, अब ज़रा मेरी बात समझो, ये दो करंट और इसका चक्कर क्या है। देखो इसका यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ठीक है। अच्छा फिर जब आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओगे ना तो ये वाला करंट यूज़ करोगे, सही है, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो इसे दूर कर लेना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, म्यू नॉट आई है बल्कि I1, अब इसे 1 और 2 कर लो, 2 पाई आर। अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको निकालने में, तो ये आ गया 2 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁴, सॉरी 4 पाई होता है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, 6.7, 6.7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 पाई, 2 पाई। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, 0.1। देखो यहाँ से इसे कैंसिल कर लो ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, 6.5 डाउन डिवाइडेड बाई 0.1। ये फील्ड आ जाएगी आपकी, तो ये हमारी फील्ड हो गई 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाई 0.1। द आंसर इज 1.3। ये कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के करीब करीब आ रही है। 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला। अच्छा अब आपने निकालनी है, मैं देख लेता हूँ ठीक है गलत है। अच्छा वैसे तो ये ठीक है लेकिन इन्होंने ना एक पॉइंट आगे शिफ्ट कराया है तो ऐसे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला, एक ही बात है, बस पॉइंट शिफ्ट करा दिया, ठीक है। अब आपने निकालनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला तो एक ही यूज़ होगा आपके पास, जो ऑब्वियस है हम यूज़ करते आए हैं, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, थीटा इज नथिंग जस्ट 90, हम 90 रख के करते हैं डेरिवेशन। अच्छा ये I2 हो गया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है ना, तो BI2 साइन 90, साइन 90 नथिंग जस्ट 1, फील्ड ऊपर वाली ही यूज़ होगी, बी ऊपर वाला यूज़ होगा। आई कितना है 3 एम्पेयर का, ये आपका आंसर आ गया 13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 3, द आंसर इज 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर हमारे पास सही है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर यही है, ठीक आ रहा है। अच्छा अब इसमें भी इन्होंने ना एक मसला किया हुआ, पॉइंट शिफ्ट कराया है, इधर ले आओ, F डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। भाई अगर पेपर में ये छोड़ोगे तो भी 5 आउट ऑफ 5, यहाँ छोड़ोगे तो भी 5 आउट ऑफ 5, हाँ लेकिन अगर न्यूमेरिकल छोड़ोगे तो 5 आउट ऑफ 0, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना। चलो
आई होप यहीं तक रखते हैं आज के लिए अपने काम को। अगर कुछ गलती हो गई हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कह लेना, मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसे दोबारा से रिव्यू करूँगा। बस टाइम थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है आजकल, वरना तो मैं चीज़ें देखता रहता हूँ। अगर कुछ ना समझ में आ रहा तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद